गुड मॉर्निंग। भूगोल की क्लास में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत। हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल में हम लोग भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने भारत की जनजातियों का वर्णन मानचित्र के अनुसार कर लिया, उनकी प्रमुख शब्दावलियों के बारे में अध्ययन किया और इससे पूर्व हमने जो लेसन पढ़ा है वो भील जनजाति के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि भील जनजाति का सामाजिक जीवन, उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। आज हम एक और जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उस जनजाति का नाम होगा नागा जनजाति। नागा जनजाति। नागा जनजाति की बात करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति या उद्भव किस प्रकार से हुआ है। इसकी उत्पत्ति या उद्भव की बात करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं कि एक शब्द होता है नागा शब्द या कहते हैं नाग शब्द। नाग शब्द का मतलब हो गया सर्प। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो सर्पों से मानी जाएगी या नाग शब्द से उसकी उत्पत्ति होती है। हर एक शब्द होता है नग शब्द। क्या होता है? नग। नग का तात्पर्य होता है पहाड़। तो ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति पहाड़ों से आसपास या पहाड़ों से उत्पन्न माने जाते हैं या पहाड़ों में ज़्यादा विकसित हुए हैं ये जनजाति। कौन सी? नागा जनजाति। दूसरी बात करते हैं उत्पत्ति और उद्भव के बाद में कि यह जो जनजाति हैं, नागा जो जनजाति हैं, इनका निवास स्थान कहाँ पर? निवास स्थान। निवास स्थान की बात करते हैं। देखो नाम से स्पष्ट है नागा जनजाति। नागा का मतलब हो गया कि एक राज्य भारत का नागालैंड। तो इसका जो प्रमुख विस्तार है कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में। और नागालैंड के समीपस्थ जो भी राज्य हैं, जैसे राज्यों की बात करते हैं, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के आसपास में प्रमुख रूप से यह जनजाति विकसित मानी जाती है। और एक राज्य और हो सकता है, मान सकते हैं मणिपुर। इन राज्यों के आसपास में यह जनजाति प्रमुख रूप से विकसित मानी जाती है, इनका निवास स्थान प्रमुख से पाया जाता है। नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में नागा जनजाति प्रमुख रूप से फैली हुई है या विस्तार, या ये कह सकते हैं हम भारतीय मानचित्र के अनुसार बात करते हैं तो भारतीय मानचित्र के अनुसार इन राज्यों की जो स्थिति आएगी वो आएगी आपकी पूर्व में आगे। मानचित्र जो देख सकते हैं अपन, जैसे ये आपका एक भारत का मानचित्र है ये। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र पूरा आएगा, ये कौन सा आएगा? इस जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। अगली बात करते हैं निवास स्थान के बाद में बात करते हैं कि इनका शारीरिक बनावट किस प्रकार की, शारीरिक संरचना किस प्रकार की है कि यह जो जनजाति है शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट या संरचना के तो कोई भी कहते। शारीरिक बनावट की बात करते हैं सबसे पहली बात आती है कि ये समुदाय हैं वह मंगोल प्रजाति के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? मंगोल प्रजाति के लक्षण इस जनजाति में पाए जाते हैं। जैसे भील जनजाति बड़ा पढ़ने सुन का निग्रोड प्रजाति के, तो उसमें जो मंगोल प्रजाति के लक्षण हैं वह नागा प्रजाति में पाए जाते हैं। मंगोल प्रजाति की बात कर रहे हैं हम तो सबसे पहले जो होगी इनका जो त्वचा का जो रंग होता है, कलर होता है, वो होता है पीले रंग का होता है। कैसा होता है कि इनकी जो बनावट में कहते हैं कि जो रंग है, त्वचा का रंग है, कलर है उसका, वो क्या होगा? पीले रंग का होता है। अगली बात करते हैं उसके जो बाल हैं काले घुंघराले होते हैं, उसके बाद आँखें बुरी होती है। सिर जो है आपका वह मध्यम आकार का होता है। सिर क्या होता है? मध्यम आकार का होता है। और नाक चौड़ी से चपटी रूप में होती है और जो इसकी हाइट है वह एक मध्यम साइज में मानी जाती है इस जनजाति के समुदायों की। रंग इसमें मुख्य बात करें मंगोल प्रजाति का है, रंग पीला है, बाल काले और घुंघराले हैं,
आंखें हल्की सी पूरी है, नाक चौड़े से चपटे के रूप में है और हाइट जो है आपकी मध्य रूप में होती है। ये थी इसकी शारीरिक बनावट रूप में पढ़ना पड़ा। अगला जो बात करते हैं कि इस समुदाय या इस जनजाति का जो अधिवास है वो कैसा है। अधिवास की बात करते हैं। अधिवास में यह जो समुदाय है, यह या इस जनजाति के जो लोग हैं वह मुख्य रूप से जो ऊंचे स्थान जो होते हैं, पहाड़ों पर जो छत है, पहाड़ी कटक कहते हैं, इनके जो आवास स्थान है मुख्य रूप से पहाड़ों पर होते हैं या पहाड़ी कटक पर विकसित होते हैं या विद्यमान होते हैं, वहाँ पर बनाए जाते हैं इन जनजाति के द्वारा। दूसरी बात, और इनका जो ढलान क्षेत्र, जैसे मान लो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र पर तो उनके मकान बना देंगे, और इनका जो ढलान क्षेत्र होगा, इन ढलान क्षेत्र पर ये लोग मुख्य रूप से खेती का कार्य करते हैं या इनके खेत होते हैं, किनके, नागा समुदाय के लोगों के। अगली बात करते हैं इनके जो अधिवास जो हैं, वो अधिवास में क्या क्या आवश्यक बातें होती हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं इसके आवास बनाने में या अधिवास बनाने में। तो जो फर्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है वही होती है, गांव के समीप कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। गांव के समीप क्या होनी चाहिए, कृषि भूमि होगी, कृषि योग्य जो भूमि होगी उसके आसपास में ये लोग अधिवास का उपयोग करेंगे या अधिवास बनाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि गांव के समीप ही जल का स्थायी स्रोत होना चाहिए, पानी का स्थायी स्रोत होना चाहिए, पानी का स्रोत, तो ही वो अधिवास बनाएंगे। और तीसरा, यह जो है वह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सुरक्षा, बिना सुरक्षा के मकान नहीं बनाते, सुरक्षा उसमें बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये थी आपकी आदिवास वालों की बात की है पढ़ने, नागा समुदाय का आदिवास किस प्रकार का है। अगली बात करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। नागा समुदाय की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था किस किस पर निर्भर है वो अपन चर्चा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इनका जो आर्थिक जीवन है वो मुख्य रूप से 4-5 चीज़ों पर डिपेंड होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम तो अर्थव्यवस्था में मछली पकड़ना, मत्स्य करना इनका प्रमुख विषय माना जाता है। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए काम आती है, मछली पकड़ना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगली बात करते हैं मछली पकड़ने के बाद आखेट करना। क्या होता है आखेट करना, आखेट या शिकार करना। अब आखेट भी यह जनजाति के समुदाय 2 रूपों में करते हैं। एक तो करते हैं सामूहिक रूप से और एक करते हैं व्यक्तिगत रूप से। कौन, नागा जाति के लोग। और तीसरी चीज़ जो होती है कृषि करना। इनकी जो कृषि है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो कृषि करते हैं उसे बोलते हैं स्थानांतरण कृषि के रूप में जानते हैं। ये जैसी कृषि है, इस कृषि के बारे में कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनके कुछ स्थानीय नाम दे देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा दजिया, चिमाता, वालरा, ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। तो स्थानांतरण कृषि का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी कृषि, जैसे कोई जंगल है, उस जंगल को काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद में उस स्थान पर जो खेती करते हैं, जो कृषि करते हैं, अब ये प्रोसेस, अब जैसे खेती कर ली 2-3 साल तक वहाँ पर खेती कर ली आपने, अब उस स्थान को छोड़कर आप पुनः अन्यथा स्थान पर चले गए, कोई जंगल ले लिया, पुनः उसको काटा और काटने के बाद जलाया और उनको वापस करने लगे। तो 2-3 साल में करते रहे। अब जो पहले वाले जो आपने यहाँ पर खेती की उनका जो गैप पड़ जाएगा लगभग 7-8 साल, पुनः वापस उस क्षेत्र में लगभग जंगल जैसा हो जाएगा और उन क्षेत्रों में वापस लकड़ी काटना, जलाना, उन पर पुनः खेती करना, यानी कि स्थान को बदल बदल कर खेती करने वाला क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इसको हम उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जूमिंग कृषि के रूप में भी जानते हैं। क्या बोलते हैं जूमिंग कृषि या स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं, या दहन एवं कर्तन खेती के रूप में भी इसे
संबोधित करते हैं। ये थी स्थानांतरित कृषि के रूप में बात कर रहे हैं हम तो। और हाँ, आपसे एक प्रश्न है कि भारत संदर्भ में या विश्व संदर्भ में कोई 10 स्थानांतरित कृषि स्थानीय नामों के बारे में आप बता सकते हैं। आप मुझे इनकी जानकारी जो है आप कमेंट बॉक्स में देवें कि किन किन क्षेत्रों में स्थानांतरित नाम उपनाम है। जैसे श्रीलंका में, वियतनाम में क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, इसे राजस्थान में क्या कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप 8-10 मिनट मुझे बताएं आप। और इनके जो प्रमुख नामों की जो लिस्ट हैं मैं आपको अपने चैनल पर PDF में आपको शेयर कर देंगे कि इन क्षेत्रों में ये स्थानांतरित कृषि के प्रमुख स्थानीय नाम हैं। अगली बात करते हैं, कृषि के बाद में आता है पशुपालन, कि ये लोग कृषि के अलावा पशुपालन का कार्य भी करते हैं। इनके जो अर्थव्यवस्था में पशुपालन भी एक भूमिका अदा करता है। अगली बात करते हैं पशुपालन के बाद कंदमूल एकत्रित करना। कंदमूल को एकत्रीकरण करना या एकत्रित करना, ये भी इसके अर्थव्यवस्था में प्रमुख भाग देता है। 3 चीज, उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, निवास स्थान के बारे में पढ़ लिया, उनकी शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, अधिवास कैसा है, और अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। अगली बात करते हैं कि इस जनजाति या ये जनजाति के समुदाय के लोग विवाह किस प्रकार करते हैं। विवाह, शादी। विवाह में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि विवाह में जो पुरुषों की जो आयु है, ये जनजाति मुख से बाल विवाह नहीं करते हैं। जो पुरुषों का जो उम्र होती है वह लगभग 20 से 25 वर्ष के होनी चाहिए, और जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं उनकी जो उम्र लगभग 16 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी ये शादी करते हैं। और इनमें जो शादी जो हैं वो 2 प्रकार के करते हैं। शादी कितने प्रकार करते हैं? विवाह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो ये होता है किसी कोई त्यौहार बन रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, उसके साथ में पंचों के द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा शादी कर लेते हैं। क्या है? उत्साह के साथ शादी संभव, उत्सव के साथ शादी करना, जिसमें पंच के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा शादी कर लेते हैं। और एक जो होता है नियम के विरुद्ध करना या उत्सव रहित, नियम विरुद्ध, या जिनमें उत्सव नहीं होता है, कि जिन लोगों की नहीं बनती है या कोई गरीब लोग होते हैं वो लोग इस नियम विरुद्ध को शादी करते हैं। उत्सव के साथ शादी करना और उत्सव के रहित या नियम के विरुद्ध शादी करना, इसमें 2 प्रथाएं मुख्य रूप से विवाह में शामिल होती हैं। अगली बात करते हैं आभूषण। आभूषण में यह जो जनजाति के समुदाय हैं, जो महिलाएं जो हैं प्रमुख रूप से कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनती हैं। जो महिलाएं जो हैं कानों में क्या पहनती है? बड़ी बड़ी बालियां पहनती है। उसके बाद हाथों में चूड़ियाँ का भी प्रयोग करती है। उसके बाद में कमर में बेंत से बनी हुई करधनी का उपयोग भी करती है। कमर में करधनी का भी। अब जैसे मान लो कि प्रश्न आता है कि करधनी आभूषण को कहाँ पहना जाता है, तो कमर में पहनते हैं। बाली को कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। और इसके अलावा कुछ इस जनजाति के लोगों में कहते हैं कि ये लोग कुछ नग्न अवस्था में भी रहते हैं, बिना कपड़ों के, बिना आभूषण के भी ये अपना गुजारा करते या रहते हैं। अगली बात करते हैं भोजन। कि इस समुदाय के द्वारा किस प्रकार का भोजन किया जाता है। भोजन की बात करते हैं तो इनका जो प्रिय भोजन है वो क्या होता है? चावल होता है। वैसे ये लोग चावल को कम उत्पादित करते हैं, लेकिन जो खाने में होता है ये सबसे ज़्यादा चावल का उपयोग करते हैं। चावल के साथ साथ यह मांस का उपयोग भी करते हैं और मछली का उपयोग भी करते हैं। इसके साथ सब्जियां भी खाते हैं। इनके अलावा चावल से बनी हुई मदिरा का उपयोग करते हैं। चावल से बनी हुई जो शराब होती है उनका उपयोग भी ये जनजाति मुख्य रूप से सेवन करती है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये बिल्ली का मांस ये लोग नहीं खाते हैं। बिल्ली के मांस का सेवन यह जनजाति नहीं करती है। इनके कुछ जनजातियों, नागा जनजातियों में कुछ समुदाय हैं। जैसे बात करते हैं मारम नागा। मारम जो नागा हैं वो कभी सुअर नहीं पकड़ते हैं। कौन सा नागा? मारम जो नागा है कभी सुअर नहीं पकड़ते। दूसरी बात टेंगर खुल नागा। कौन सा नागा? टेंगर खुल नागा जो हैं वह बकरी का पालन करते हैं, बकरी पालन
नहीं करते हैं, बकरे का मांस नहीं खाते हैं। और एक होता है कपड़े बुनने वाले जो नागा होते हैं, वह इस मांस को या कोई सी मांस हो, उस मांस को कुंवारी लड़कियों को खाने के लिए नहीं देते हैं। कौन से आते हैं ये? जो कपड़ा बुनने वाले नागा होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो स्त्रियाँ हैं, जो कुंवारी स्त्रियाँ हैं, कुंवारी लड़कियाँ हैं, उनको मांस नहीं देते खाने के लिए। ये भोजन के बारे में बात की। अब बात करते हैं इस जनजाति में एक प्रथा और आती है अंधविश्वास, कि यह जनजाति भी अंधविश्वासों में विश्वास रखती है। अंधविश्वास का तात्पर्य है कि यह लोग जादू टोने में विश्वास रखते हैं और ये लोग 3 देवताओं को मुख्य मानते हैं। इस जनजाति के लोग 3 देवताओं को प्रमुख रूप से मांगते हैं। पहले देवता का नाम लुंग जुंगवा, लुंग जुगवा या गुवांग देवता। पहले देवता का नाम लुंग जुगवा या गुवांग देवता। यह जो देवता है, इसे लोगों ने कहा कि यह क्या है? स्वर्ग का स्वामी है। उसे कहते 3 देवताओं को मानते हैं, जिनमें पहला हो गया लुंग जुगवा या गुवांग। इसका मतलब होता है कि इस देवता का क्या काम है कि ये जो देवता है इसको स्वर्ग का स्वामी कहा है मुख्य रूप से। दूसरा होता है लिजबा, लिजबा ये भी देवता का नाम। ये जो है मुख्य रूप से पृथ्वी का स्वामी किसका माना जाता है? जो धरातल है उसको पृथ्वी का स्वामी जो देवता है उसे क्या कहते हैं? लिजबा के रूप में से जानते हैं। और एक होता है मोजुंग, तीसरा मोजुंग। मोजुंग देवता के बारे में ये माना जाता है कि ये जो देवता है मुख्य रूप से जो मृतक लोग जो होते हैं, मरे हुए लोग होते हैं, उनकी देखभाल करने का काम यह मोजुंग देवता करता है। ये थी हम लोगों ने भारत में नागा जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उत्पत्ति, उद्योग और पड़ा, निवास के बारे में, इनकी शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, अधिवास कैसे बनाते हैं, अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, विवाह के बारे में, आभूषण, भोजन और प्रमुख अंधविश्वासों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।